सब्सिडायरी अलायंस के मामले में ये हुआ आगे कि रेजिडेंट ने उनके इंटरनल मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से पूरी की पूरी जो सॉवरेनिटी है उस राजा की वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाती थी जैसे ही कोई सब्सिडायरी अलायंस को साइन करता था। तो ये सब्सिडायरी अलायंस की ट्रीटी थी। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट किया 1798 में। और इसके बाद कई राज्य थे जिन्होंने सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। हैदर अली ने इसे क्यों बनाया? अब देखो, इसमें लड़ाई तो नहीं करनी पड़ रही राजाओं से। जो भी सब्सिडायरी ट्रीटी साइन करेगा वो अंग्रेजों के कब्जे में हो जाएगा। मान लो अगर कैपिटल में, राजधानी में ब्रिटिश सेना रह रही है तो वो राजा का थोड़ी मानेगी आदेश, अंग्रेजों का मानेगी। कभी भी राजा का गला दबा सकती थी। यही हुआ। अगर किसी राजा ने कुछ विद्रोह वगैरह करने की कोशिश की, अंग्रेजों का कहना ना मानने की कोशिश की, तो वहीं सेना पहुंच जाती थी तुरंत। इस तरीके से जो सॉवरेनिटी थी वो समाप्त हो गई, यानी राजा केवल नाम मात्र का रह गया। अंग्रेजों का कब्जा हो गया राज्य के ऊपर, और बिना लड़े, बिना किसी खर्चा के। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ये प्रसार की नीति का ही एक भाग था लॉर्ड वेलेस्ली की, बड़ी चालाकी से। क्योंकि ये बात थी कि भाई युद्ध करना नहीं है। युद्ध केवल तब करना है जब बिल्कुल ही अंतिम बात हो। लास्ट पॉलिसी है वॉर। इसलिए युद्ध का विकल्प अंतिम रखा जाता था। पर राज्य को एक्सपेंशन करना था क्योंकि फ्रांसीसियों का भय था। तो फिर सब्सिडायरी अलायंस को चुना गया। अब देखो, ये पॉलिसी बनाई क्यों? क्योंकि नेपोलियन आ गया था फ्रांस में और वो लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसने ये घोषणा कर दी थी कि वो जल्दी ही ब्रिटिश भारत पर कब्जा कर लेगा, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देगा। क्योंकि भारत सबसे बड़ा उपनिवेश था अंग्रेजों का, अमेरिका उनके हाथ से निकल चुका था। अब वो केवल भारत के ऊपर रिलाई कर रहे थे। अगर भारत उनके हाथ से निकल जाता तो ये सबसे बड़ी हार होती अंग्रेजों की। इसको कैसे रोका जा सकता था? तो ये नीति बनाई गई कि नेपोलियन के आने से पहले ही, जब तक वो भारत पहुंचे, अंग्रेज भारत में मजबूत हो जाए। ऐसा कोई राजा भारत में ना बचे जो फ्रांसीसियों की मदद के लिए आगे आ सके। फ्रांसीसियों को मदद मिलेगी नहीं भारत में, सप्लाई वगैरह उनके पास होंगी नहीं, वो हार जाएंगे चाहे जितनी भी दूर आ जाएं। ये पॉलिसी बनाई गई और ये कामयाब भी रही। नेपोलियन तो कभी भारत आए नहीं, इजिप्ट से वापस लौट गए थे। फ्रांस में समस्याएं होने लगी थी। लेकिन हाँ, ये पॉलिसी काफी मजबूत रही। तो एक सवाल यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हिस्ट्री का ऑप्शनल के पेपर में अमूमन आता है ये, कि लॉर्ड वेलेस्ली एक चालाक राजनेता थे। उन्होंने खून का एक कतरा बहाए बिना ही संपूर्ण भारत को जीत लिया। है ना? टिप्पणी कीजिए। ये एक उस क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो उसमें इसी को डिफाइन करना है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कैसे चीजों को हैंडल किया या मेंटेन किया। आगे हम लोग ये देखेंगे। अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना दी है कि ऐसे ऐसे था। तो आप लिख लीजिए इसमें अगले पॉइंट से। चलो, लिखो। हेडिंग डालना सबसे पहले, एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के अंतर्गत प्रसार। ठीक है। इसमें लिखना पहला पॉइंट, लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया। लॉर्ड वेलेस्ली केम टू इंडिया in 1798। in 1798, during the phase of revolution,
ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस लॉर्ड वेलेस्ली भारत में 1798 ईस्वी में आए। 1798 ईस्वी में आए, जब फ्रांस में क्रांति का काल था, है ना। 1786 में क्रांति हो गई, 89 तक लड़ाई झगड़े चलते रहे, बाद में राजा को मार दिया गया और रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस में। जैसे ही रिपब्लिक घोषित किया, राजा को मारा, सारे देश उसके खिलाफ हो गए, लड़ने लगे फ्रांस से, युद्ध होने लगा फ्रांस के साथ में। तो ये वही फेज था जब फ्रांस से सारे देश लड़ रहे थे मिलके, है ना। और इसी बीच में नेपोलियन का उत्कर्ष होता है, रिसर्जेंस ऑफ नेपोलियन। देखो हमेशा याद रखना, ये एक नियम है, पॉलिटिक्स का नियम है, पॉलिटिकल फिलॉसफी भी इसमें शामिल है। जब भी बड़ा टुमुल्टुलस पीरियड आपको देखने को मिले देश के इतिहास में, टुमुल्टुलस माने कि जिसमें बहुत ज्यादा अनार्की हो, अराजकता हो, अनिश्चितता हो, तभी आपको कोई चैरिस्मेटिक लीडर उभरता हुआ दिखेगा। और वो चैरिस्मेटिक लीडर क्या करेगा, वो हमेशा तानाशाह होगा। ये भी फैक्ट है। इतिहास ने जितने भी तानाशाह दिए या उसमें जन्मे, उनमें सब में ये समानता है, आज तक ये समानता है, इक्वालिटी है। जब भी देश में अनार्की आएगी, किसी देश में अव्यवस्था जन्म लेगी, तभी एक चैरिस्मेटिक लीडर उभरेगा, जिसका जिसकी लीडरशिप करिश्माती होगी, करिश्माई नेतृत्व कहते हैं इसे। और फिर वो क्या करेगा, वो तानाशाही करेगा, वो तानाशाह बन जाएगा। यही हुआ है, इसीलिए नेपोलियन तानाशाह बन गया। क्योंकि फ्रांस में जब क्रांति थी तो पूरी तरीके से फ्रांस में अराजकता की स्थिति थी, लोग पूरी तरीके से हताश थे, क्रांति सफल नहीं हो पा रही थी। और ऐसे में नेपोलियन रिसर्च करता है, लोगों को सपने दिखाता है, फ्रांसीसियों को, कि फ्रांस को फिर से महानता के परचम पे वो पहुंचा देगा। लोग उसकी बातों में आते हैं और नेपोलियन को फॉलो करते हैं। नेपोलियन ने ये किया भी, ऐसा नहीं था उसने किया नहीं है जो उसने कहा। वो बात अलग है, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन नेपोलियन उनमें से नहीं था, उसने वो किया भी। लेकिन वो एक हार्ड हैंडेड रूलर भी थे, ये भी फैक्ट है। तो ये भी एक फिलॉसफी है, आप इसको भी बड़ा समझ के रखना। जब भी, ये पर्सनल लाइफ में भी है, याद रखना, जब भी टुमुल्टुलस होगी, वो अनार्की आएगी, उसमें आप उसमें चीजों को सिस्टमैटिक होते हुए नहीं देखोगे। तभी देखना कि तभी आप में कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, अगर आप पॉजिटिव हैं तो। ये फैक्ट है। चलिए खैर, अगले पॉइंट से आप लिखना। हिंदी में लिख लिया था ना ये? जी सर। अगले पॉइंट से लिखना। नेपोलियन स्टार्टेड नेपोलियन स्टार्टेड मार्च नेपोलियन स्टार्टेड मार्च टुवर्ड्स इंडिया नेपोलियन स्टार्टेड मार्च टुवर्ड्स इंडिया। नेपोलियन ने भारत की तरफ नेपोलियन ने भारत की तरफ प्रस्थान किया। एंड ऑन हिज वे एंड ऑन हिज वे ही
डिफीटेड इजिप्ट, ही डिफीटेड इजिप्ट, तथा अपने रास्ते में उन्होंने मिस्र को हराया। अब मिस्र इनके कब्जे में आ गया था फ्रांसीसियों के, उसके बाद इनके कब्जे में ही रहा बाद में, जब तक कि नेपोलियन को ट्राफलगर के युद्ध में पूरी तरीके से नहीं हरा दिया गया और मार नहीं दिया गया। मार तो नहीं दिया गया, निर्वासित कर दिया गया था, सेंट हेलेना भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। इन इंडिया, इन इंडिया नेपोलियन ऑल्सो, इन इंडिया नेपोलियन ऑल्सो मेक कांटेक्ट विद टीपू सुल्तान, मेक, मेड लिखना, मेड कांटेक्ट विद टीपू सुल्तान। भारत में भी नेपोलियन ने, भारत में भी नेपोलियन ने टीपू सुल्तान से संपर्क स्थापित किया, टीपू सुल्तान से संपर्क स्थापित किया। एंड ही वॉज कमिटेड, एंड ही वॉज कमिटेड एंड ही वॉज कमिटेड टू ड्राइव ब्रिटिशर्स, टू ड्राइव ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया, टू ड्राइव ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया। तथा वह अंग्रेजों को भारत से, तथा वह अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए, बाहर करने के लिए कृत संकल्प था, कृत संकल्प था। यानी पूरी तरीके से नहा धो के आया था। कृत संकल्प, संकल्प का मतलब ये है पूरी तरीके से तैयार था। ठीक है ना। अगले पॉइंट से लिखना। अब भारत में अंग्रेज क्या करते, तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसी बनाई। पॉलिसी में यह किया कि ऐसे सभी राजाओं को, मतलब क्या किया जाना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। तो क्या किया जाए तो अंग्रेज भारत में मजबूत हो जाए। मान लो अगर ऐसी सिचुएशन बने कि वो यहां तक पहुंचे नेपोलियन और युद्ध करे, तो अंग्रेज मुकाबला कर पाए उसका। मजबूत कैसे बने, तो मजबूत बने अपना एक्सपेंशन करके, और यही एक्सपेंशन हुआ सब्सिडायरी अलायंस में, है ना। एक्सपेंशन की ही पॉलिसी थी सब्सिडायरी अलायंस पॉलिसी। हालांकि वो एक्सेप्शन, जो एक्सपेंशन था वो दो तीन तरीके से हुआ, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल लिखिए। सो वेलेजली डिसाइडेड, so Wellesley decided to adopt, so Wellesley decided to adopt expansion policies, expansion policies in India। अतः वेलेजली ने, अतः वेलेजली ने भारत में प्रसारवादी नीति, प्रसारवादी नीति, प्रसारवादी नीति अपनाई। ठीक है ना। अब इसी का नाम था, हालांकि सब्सिडायरी अलायंस तो इसका नाम नहीं था, लेकिन इसके तीन पार्ट थे, एक पार्ट का नाम सब्सिडायरी अलायंस था। तो लिखेंगे इसमें आगे, दिस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हैज थ्री डायमेंशंस, दिस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन हैज थ्री डायमेंशंस। इस प्रसारवादी नीति,
इस प्रसारवादी नीति के 3 आयाम थे, है ना। फर्स्ट लिखिए, पहला आयाम था इसका सब्सिडायरी अलायंस। तो लिखिए फर्स्ट में, पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि की नीति। ठीक है, ये इसका पहला भाग था जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी। तो पहले तो ये था कि लोगों को, राजाओं को मनाइए कि भाई वो संधि स्वीकार कर लें। वो क्या करेंगे अपनी सुरक्षा के ऊपर जाने का, हम लोग ही सुरक्षा कर देंगे, क्या दिक्कत है, राजा भी खुश हम भी खुश। तो कुछ राजा इसे स्वीकार कर लेंगे, जो राजा इसे स्वीकार नहीं करेंगे उनसे वॉर की जानी चाहिए, युद्ध, उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, या तो फिर वो स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो उनके राज्य को फिर अपने राज्य में मिला लिया जाए। और तीसरा, थर्ड डायमेंशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर भी भारतीय राजाओं की आंखें नहीं खुली, इतने ज्यादा अधोगति में थे। वैसे राजा अधोगति में ही हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजा होगा ही अधोगति वाला, एक नीचे वाला व्यक्ति हो जाता है राजा, ये भी फैक्ट है। देखो, जो टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने पहले जीत ली थी, मतलब जो राजा ब्रिटिशर्स के अंडर में पहले आ गए थे, काफी समय से थे, जैसे कर्नाटक के नवाब हम लोगों ने देखा, वो बहुत पहले से ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। त्रावणकोर के राजा अंडर में थे, है ना। और सूरत के राजा भी इनके अंडर में थे। तो जो ब्रिटिश टेरिटरी पहले से ही अंग्रेजों के अंडर में थी, उन्हें अपने राज्य में मिला लिया जाए सीधे तौर पर। अब उन्हें, राजाओं को बोझ बना के सर पे नहीं बिठाएंगे, बल्कि उनके टेरिटरीज को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि तभी मजबूताई आती, तभी एक्सपेंशन होता, तभी ब्रिटिश एम्पायर स्ट्रेंथन होता, नेपोलियन का तभी मुकाबला कर सकता था। ये 3 कंपोनेंट थे, इसलिए सब्सिडायरी अलायंस इसका एक हिस्सा था। देखो, यूपीएससी में लिखने के नोट्स हैं ये, यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री के, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ये कि सब्सिडायरी अलायंस जो था वो एक एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी लॉर्ड वेलेस्ली की, उसका तीसरा हिस्सा था, किसी किताब में नहीं। बहुत स्टैंडर्ड की बुक, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, कुछ राइटर्स ऐसे हैं, वहां से ही आपको ये मिल पाएगा। लेकिन आप इसे लिख लीजिए, आपके तो खैर प्रीलिम्स में ही काम आना है, मेंस वगैरह में तो ये में भी आ जाए, पीसीएसजे के मेंस में हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडायरी अलायंस ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का तो ये सवाल है ही। तो लिखना इसमें, पहला हो गया पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस, दूसरा लिखिए पॉलिसी ऑफ वॉर, पॉलिसी ऑफ वॉर, युद्ध की नीति। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में आगे लिखना, देखो लेकिन युद्ध की नीति जो होगी ना, वो एक्सेप्शनल केस होगी, मतलब अंतिम होगा वो निर्णय, शुरुआती निर्णय नहीं होगा, वॉर सबसे लास्ट का निर्णय होगा। तो इसमें आगे ब्रैकेट में और लिख लीजिए, इन एक्सेप्शनल मैटर्स ओनली, इन एक्सेप्शनल मैटर्स ओनली, केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही, जैसे टीपू सुल्तान के मामले में लिया गया, क्योंकि वो फ्रांसीसियों से बातचीत करने लगा, नेपोलियन से बातचीत करने लगा, तो फिर वॉर की नीति केवल उसी के लिए अपनाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो चाहे तो लिख भी सकते हैं इसी में, कंटिन्यूएशन में डैश करके लिख लीजिए, ओनली इन द मैटर ऑफ टीपू, ओनली इन द मैटर ऑफ टीपू। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड है और लास्ट है, एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज
of subordinate rulers, annexation of territories of subordinate rulers, है ना। अपने अंतर्गत राजाओं अपने अंतर्गत राजाओं के राज्य को अपने कब्जे में लेना, कि राज्य को अपने कब्जे में लेना, ठीक है। और इसी टेरिटरी के अंतर्गत, मतलब इसी पॉलिसी के अंतर्गत कार्नेटिक, सूरत, तंजौर ये एनेक्स कर लिए गए थे। इन्हें सीधे मिला लिया गया था ब्रिटिश राज्य में, जबकि पहले ये राजाओं के अंतर्गत थे। कार्नेटिक के राजा तो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे शुरुआत से ही, हमने पढ़ा है पीछे। तो लिखना ब्रैकेट में इसके आगे, टेरिटरीज ऑफ कार्नेटिक, सूरत, टेरिटरीज ऑफ कार्नेटिक, सूरत एंड तंजौर वर एनेक्स्ड वर एनेक्स्ड। कार्नेटिक, सूरत एवं तंजौर, कार्नेटिक, सूरत एवं तंजौर के क्षेत्र हथिया लिए गए, के क्षेत्र हथिया लिए गए, ठीक है ना। ये 3 पॉलिसी थी, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस। तो हम लोग इसी की व्याख्या करेंगे, डेफिनेशन, डिफाइन, क्या क्या किया, क्या क्या इसका इफेक्ट हुआ, इसी को ठीक से पढ़ेंगे। तो एक सब हेडिंग लिख लीजिए अब इसमें, सब्सिडायरी अलायंस, सहायक संधि, ठीक है ना, सहायक संधि, सब्सिडायरी अलायंस। तो जैसा मैंने बताया कि पहला व्यक्ति ड्यूप्ले था जिसने इस तरीके की पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया कि एक राजा को दूसरे के अगेंस्ट में मिलिट्री हेल्प दीजिए, पैसा लीजिए और अपना प्रभाव बढ़ाइए उसके राज्य में। बाद में हेस्टिंग्स ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन इसे सही मायने में एक शेप दी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑन पेपर्स एंड ऑल्सो इन द एग्जीक्यूशन टू। तो लिखिए सबसे पहले, इट वॉज फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले, इट वॉज फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले हु फर्स्ट टाइम हु फर्स्ट टाइम, ये पूछा गया है प्रीलिम्स में कि सबसे पहले सब्सिडायरी अलायंस की पॉलिसी किसने शुरू की थी, तो ड्यूप्ले ने की थी। इट वॉज फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले हु फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली यूज्ड who first time successfully used the policy of allying with one Indian prince and giving him protection against the other. फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले वह पहला व्यक्ति था, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले वह पहला व्यक्ति था जिसने सफलतापूर्वक एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध सहायता देने की नीति अपनाई। एंड इन द कंट्रास्ट ऑफ इट,
and in the contrast of it he received monetary gains. He received monetary gains. तथा इसके बदले उसने मौद्रिक लाभ प्राप्त किए। तथा इसके बदले उसने मौद्रिक लाभ प्राप्त किए। ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी ये किया बाद में, और अवध का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। अवध से 40 लाख रुपए लिए उन्होंने रुहेलों के खिलाफ। रुहेलों के खिलाफ मदद के करी, अवध मजबूत राज्य हो गया, रुहेलखंड हार गया। तो नेक्स्ट लिखना, लेटर वॉरेन हेस्टिंग्स also followed also followed also followed the policy of expansion by giving military help to Indian princes इसी के ऐसा लिखना, इसके पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी शक्ति के प्रसार के लिए एक राजा के विरुद्ध दूसरे राजा को सैन्य सहायता दी। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो वही है, अवध को हेल्प किया, रोहिलों के खिलाफ किया। तो लिखिए इसी में ही कंटिन्यूएशन में, सच एज ही हेल्प्ड अवध अगेंस्ट रुहेलाज। ठीक है। हिंदी में लिखिए, जैसे कि उसने रुहेलों के विरुद्ध अवध की सहायता की। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना, लेकिन ये केवल मिलिट्री हेल्प तक ही सीमित रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं इन्होंने किया। मिलिट्री हेल्प करते थे, पैसे ले लेते थे, बस दैट्स इट। इसको एक शेप दी लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसने न केवल मिलिट्री हेल्प ली और न ही दी, बल्कि उसने, और पैसे की भी उसने कोई बात नहीं की इस मामले में। उसने कहा जो राजा चाहे वो दे दे, या तो पैसे दे दे, या फिर पैसे ना दे पाए तो अपना क्षेत्र हमें दे दे, हम वहां से रेवेन्यू वसूल करेंगे और अपना जो खर्चा है सेना को निकाल लेंगे। फिर उसने ये भी किया कि केवल डिफेंस ही नहीं राजा की, बल्कि फॉरेन अफेयर्स भी हमारे हाथ में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम राजा की सुरक्षा करेंगे, तो फिर हम राजा को ये सलाह भी देंगे कि उसे अपने विदेश मामलों को कैसे चलाना है, क्योंकि युद्ध उसका दूसरे लोगों से ही होना है। और चूंकि उसकी राजा की सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है, तो फिर फॉरेन अफेयर्स भी हमारे हाथ में होने चाहिए। तो दोनों बातें आ गई। अब फॉरेन अफेयर्स हमारे हाथ में कैसे हो? तो हम एक रेजिडेंट रखेंगे कोर्ट में राजा की, राजा विदेश मामलों में उसी की सलाह पर काम करेगा। जब फॉरेन और डिफेंस दोनों ही राजा के हाथ से चले गए, तो सॉवरेनिटी चली गई, संप्रभुता कहां बची? हमारे यहाँ के राजा बेवकूफ प्रकार के थे, क्योंकि अधोगति में थे। अंग्रेजों को ये बात पता थी बहुत अच्छे से कि डिफेंस और फॉरेन गया तो कुछ नहीं बचा फिर।
क्योंकि वहां पर सॉवरेनिटी की कॉन्सेप्ट आ चुकी थी पहले ही। 16-17वीं शताब्दी में जॉन बोदा, अल्थ्यूजियस, इन लोगों ने सॉवरेनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया। तो वो लोग जानते थे क्या सॉवरेनिटी है, उसका क्या फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ के लोगों को नहीं जानकारी थी, क्योंकि हम लोग केवल कुछ ही चीजों में यकीन करते थे, इसके अलावा कुछ चीजों को देखा नहीं। लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, बट दिस स्ट्रेटेजी strategy was given a definite shape. This strategy was given a definite shape by Wellesley under the Treaty of Subsidiary Alliance. Under the Treaty of Subsidiary Alliance, परंतु लॉर्ड वेलेस्ली ने इस नीति को सहायक संधि के रूप में एक निश्चित आकृति प्रदान की। ठीक है ना? क्या क्या किया, अगले पॉइंट से लिखना। अंडर सब्सिडायरी अलायंस इंडियन रूलर had to have permanent British force in his territory to protect the ruler। इसके अंतर्गत राजा को अपने क्षेत्र में एक स्थायी ब्रिटिश फौज को रखना होगा, जो कि राजा की सुरक्षा करेगी। ठीक है ना? अब देखो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि एक दूसरे से राजा लड़ रहे थे, और इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि कोई बांधने वाली बाइंडिंग फोर्स उन्हें नहीं थी। मुगल पहले बाइंडिंग फोर्स थे, वो डिक्लाइन कर गए, तो कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। अब छोटे छोटे राज्य बन गए, उनमें भी छोटे छोटे राजा हो गए, आपस में लड़ेंगे ही ऑब्वियसली। तो हमेशा ये भी याद रखना कि जब भी सेंट्रल पावर कमजोर होगी, तभी परेशानी निकल के आने लगेंगी सामने। इसलिए हमेशा सेंट्रल पावर को मजबूत रहना पड़ेगा। दैट इज द फैक्ट। इसीलिए हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दी। ये हमारे अनुभव थे इतिहास के, और यही अनुभव मैं आपको भी सिखा रहा हूं। अब कोशिश कर रहा हूं कि आप सीख जाएं। इसीलिए सेंटर हमारे यहां ज्यादा पावरफुल रखा गया। कभी भी वो स्टेट को फॉर्म कर देता है, ओवर रूल कर देता है। और देखो, शुरुआती आर्टिकल्स में ही इसको बताया गया है, 1 से लेके और 4 तक, सीधे तौर पर यही था इन एक्सपीरियंस उन लोगों का। तो लिखना अगले पॉइंट से। अब राजा को क्या करना होगा? उस फौज के मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा। अंग्रेज ये कहते थे भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फौज का खर्चा चाहिए मेंटेनेंस का, क्योंकि ये तो हम नहीं दे सकते। अब इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजों की फौज और राजा के खर्चे पर पल रही थी। अंग्रेजों को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा उस फौज के खर्चे के लिए, उस फौज को मेंटेनेंस करने के लिए।
उसका मेंटेनेंस राजा निभा रहा है, और फौज किसकी है? अंग्रेजों की है। अंग्रेज जब कहेंगे राजा का गला दबा देंगे, जिस राजा से कहेंगे लड़ने के लिए फौज उससे लड़ेगी। राजा की फौज थोड़ी है, अंग्रेजों की फौज है। इस तरीके से उन्होंने, ब्रिटिश अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं के खर्चे पर एक मजबूत सेना तैयार कर ली। दैट वाज द पॉलिसी। इसी कहते हैं चालाकी। लोग ऐसे ही होते हैं, चालाक। सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से, बहुत फंस जाते हैं नहीं तो। लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन में, इन अगेंस्ट ऑफ इट, इन अगेंस्ट ऑफ इट द रूलर, द रूलर have to maintain, have to maintain, have to maintain, have to give maintenance, ऐसा लिखिए। have to give maintenance of this force, of this force in the form of money, in the form of money और टेरिटरी, कुछ भी हो सकता है। इन द फॉर्म ऑफ मनी और टेरिटरी, हिंदी में लिखिए। इसके बदले उस राजा को, इसके बदले उस राजा को इस सेना के रखरखाव के लिए, इस सेना के रखरखाव के लिए या तो धन, या तो धन अथवा क्षेत्र, या तो धन अथवा क्षेत्र देना था। ठीक है ना? अब धन किसी राजा के पास था नहीं, तो फिर क्या हुआ? टेरिटरी ही देते। तो धीरे धीरे टेरिटरी कहां से निकल के कहां को जाने लगी? भारतीय राजाओं से निकली, अंग्रेजों के पास इकट्ठा होने लगी। वही चाहिए था उन्हें, बिना युद्ध करे। और देखो क्या दिमाग था। लिखिए अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट से। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा पॉइंट अगले पॉइंट में, अंडर सब्सिडायरी ट्रीटी, अंडर सब्सिडायरी ट्रीटी a british resident, a british resident would reside, a british resident would reside in the ruler's court, in the ruler's court। सहायक संधि के अंतर्गत, सहायक संधि के अंतर्गत एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के दरबार में रहेगा, राजा के दरबार में रहेगा। हु प्रोवाइड, हु प्रोवाइड, who provide advice to the ruler on foreign affairs, who provide advice to the ruler on foreign affairs, जो कि राजा को, जो कि राजा को विदेश मामलों पर, जो कि राजा को विदेश मामलों पर सलाह देगा। ठीक है? अब ये रेजिडेंट ये भी ध्यान रखता कि कोई विदेशी तो नहीं आ गया है, मतलब किसी राजा का किसी अन्य यूरोपीय से तो कोई संबंध नहीं है। ये भी इसमें शर्त थी कि अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य यूरोपीय से वो राजा कोई संबंध नहीं रखेगा। ठीक है ना? तो ये भी लिखिए इसमें। इट वॉज ऑल्सो अ कंडीशन, इट वॉज ऑल्सो अ कंडीशन दैट, दैट
that ruler would not employ any European in his court in his court इसी के साथ यह भी शर्त थी कि वह राजा किसी अन्य यूरोपीय को अपने दरबार में नहीं रखेगा। ठीक है ना? ये तो सब राजाओं से थी। अंग्रेज क्या करते? तो प्रोटेक्शन तो देते ही, इसके अलावा वो तो हम पहले बता ही चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने ये वादा किया कि राजाओं के इंटरनल अफेयर्स में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारा कोई मतलब राजा के इंटरनल अफेयर से नहीं होगा। लेकिन ये झूठा वादा था, जैसा कि शक्तिशाली लोग करते हैं। हमेशा शक्तिशाली लोग वादे झूठे करते हैं, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पावरफुल है तो फिर उसकी बात पर यकीन मत करना कभी भी। ये मैं आपको पर्सनल रिलेशंस में भी बता रहा हूं, क्योंकि अमूमन शक्तिशाली लोगों के वादे झूठे होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर वो अपने वादे से मुकर जाएंगे तो आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनको पता है। आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो वादे झूठे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। और एक और बात होती है, साइकोलॉजी का पॉइंट है ये, हमसे ज्यादा कोई पावरफुल अगर हमें मिल जाए तो फिर हम उसकी झूठ को भी सच मानते हैं। ये भी फैक्ट है। चलिए, इन्होंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि शक्तिशाली थे। वादा तो किया लेकिन इसका कभी पालन नहीं किया, राजाओं के इंटरनल अफेयर्स में खूब हस्तक्षेप करते थे। बेचारे राजा दुखी हो गए इसके बाद। कुछ राजाओं ने विद्रोह किया, अब करके करके भी क्या कर सकते थे विद्रोह, सुरक्षा उनकी थी नहीं, कभी भी खड़े हो जाते थे वो ब्रिटिश सेना के वहां पे उनके दरबार में। तो डर के राजा कुछ कहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना सब समाप्त हो गया। जिन लोगों ने भी सब्सिडायरी पॉलिसी एक्सेप्ट की वो कहीं के नहीं रहे। तो लिखिए अगले पॉइंट में, ऑल ऑफ द अबव ब्रिटिश promised all of the above British promised protection and non-interference in the internal affairs of those states, in the internal affairs of those states। इसके बदले अंग्रेजों ने राजा की सुरक्षा का वादा किया। अंग्रेजों ने राजा की सुरक्षा का वादा किया तथा तथा उनके आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने का वादा किया। किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने का वादा किया। अगले पॉइंट से लिखना। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो लिखिए, सो एज द
So as the resultant of subsidiary treaty, Indian states lost their sovereignty. Indian states lost their sovereignty. इस प्रकार सहायक संधि स्वीकार करने के साथ ही भारतीय राजाओं ने अपनी संप्रभुता खो दी। ठीक है। नाउ दे कंप्लीटली डिपेंडेड अपॉन ब्रिटिश हेल्प। अब वे पूरी तरीके से ब्रिटिश सहायता पर निर्भर थे। ठीक है ना। अब एक और परेशानी आई। देखो, मान लो अगर किसी आदमी के पास कोई काम करने के लिए नहीं है ना, हमेशा याद रखना ये लाइफ में बिजी रखना खुद को, और बिजी भी रखना तो प्रोडक्टिव चीजों में रखना। जब भी चुनने का मौका मिले लाइफ में, काम चुनने का मौका मिले कि आपको क्या काम करना है, तो ऐसा काम चुनना जो आपको आपका डेवलपमेंट कर सके। और डेवलपमेंट भी कंसाइंस डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं। ऐसा नहीं कि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, आपको बहुत पैसा मिल जाए, आपको बहुत शोहरत मिल जाए ना। कंसाइंस डेवलपमेंट, आपकी कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, ऐसा कोई काम चुनना। और अपने आप को हमेशा बिजी रखना, अपने ओल्ड एज में भी। अगर आप ओल्ड एज में बिजी नहीं रहते हैं, या किसी भी स्टेज में आप बिजी नहीं रहे लाइफ की, तो फिर जीवन व्यर्थ हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। अब इनके सामने भी आ गई। अब देखो, मैं इसको जोड़ रहा हूं यहां से ऐसे ही। अभी मैंने जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, याद रखना इसे। तो इनके सामने क्या दिक्कतें आई। अब इनके पास कुछ करने के लिए नहीं रह गया राजाओं के। फॉरेन अफेयर्स टॉप ब्रिटिश रेजिडेंट, डिफेंस टॉप ब्रिटिश रेजिडेंट, इंटरनल मामलों में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते थे ये, लेकिन बाद में इंटरनल मामलों में भी हस्तक्षेप होने लगा। तो इसलिए राजा जो थे वो, उनका पतन हो गया। इंडलजेंट नेचर हो गई उनकी, अय्याशियों से भर गए वो, क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं था। धन खूब था, जनता की चिंता नहीं थी, जनता से दूर कटते चले गए। और इसने उनका नैतिक पतन कर दिया, मोरल डिग्रेडेशन हो गई। ये फैक्ट है। जब भी आप फ्री रहेंगे लाइफ में, कुछ करने के लिए नहीं होगा, और करने के लिए भी क्वालिटेटिवली करने के लिए नहीं होगा। ऐसी चीज करने के लिए नहीं होगी जो आप, जिसका मीनिंग हो। मीनिंगफुल चीजें करने के लिए नहीं होंगी, तो आपका नैतिक पतन हो जाएगा। तभी हम नैतिक पतन की ओर चलते हैं, मोरल डिग्रेडेशन की ओर चलते हैं तभी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप देखना, और जब आप एनालाइज करोगे तो यही पता चलेगा कि इसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, कोई क्वालिटेटिव चीज नहीं थी, मीनिंगफुल ये कभी कुछ नहीं कर पाया। ये पहली बात होती है। तो यही हुआ इनके साथ। तो लिखिए, नाउ द इंडियन रूलर्स इंडियन रूलर्स बिकेम मोर मोरली डिग्रेडेड। अब भारतीय राजाओं का अत्यधिक नैतिक पतन हुआ। दे नेग्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन,
दे नेग्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने प्रशासन का, या ऐसा लिखना, वे प्रशासन पर ध्यान नहीं दिए, प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा लिखिए। वे प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाए। दिस इंक्रीज द मिजरी ऑफ द प्यूपिल, दिस इंक्रीज द मिजरी ऑफ द प्यूपिल, जिसने की जिसने की लोगों की परेशानियों को बढ़ाया। अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? तो ह्यूज आर्मी मेंटेन कर सकते थे, बहुत बड़ा एरिया मिल गया। तो लिखो इसमें, नाउ द कंपनी नाउ द कंपनी कुड मेंटेन नाउ द कंपनी कुड मेंटेन ह्यूज आर्मी on the cost of Indian rulers, on the cost of Indian rulers। अब कंपनी अब कंपनी भारतीय राजाओं के खर्चे पर एक बड़ी सेना रख सकती थी, एक बड़ी सेना रख सकती थी। दे ऑल्सो कंट्रोल द रिलेशंस बिटवीन इंडियन पावर्स, फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ में आ गए ना। दे ऑल्सो कंट्रोल द रिलेशंस बिटवीन इंडियन पावर्स, वे भारतीय शक्तियों के मध्य संबंधों को नियंत्रित कर सकते थे, है ना। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे आगे ये फायदा मिला कि किसी भी भारतीय शक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई अलायंस ही नहीं बना पाए। जैसे पहले इकट्ठे हो जाते थे, निजाम एक बार इकट्ठे हो गए थे हैदर अली के साथ, निजाम हैदराबाद और हैदर अली और मराठे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हार गए, फिर वो फर्स्ट मैसूर वॉर में भी हारे, यही रीजन था। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं बननी थी। तो लिखिए इसमें क्या लिखा था, सेंटेंस बताना जरा। सब वे भारतीय शक्तियों के मध्य संबंधों को नियंत्रित कर सकते थे। सो नाउ देयर कुड बी एनी अलायंस So now there could not be any alliance of Indian powers against Britishers। अतः अब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शक्तियों का कोई गठबंधन नहीं बन सकता था, कोई गठबंधन नहीं बन सकता था। सो नाउ subsidiary alliance brought Britishers as superpower in India, as superpower in India। इस प्रकार सहायक संधि ने अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दिया।
एंड दिस टारगेट अचीव, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एंड दिस गोल अचीव विदाउट वॉर, विदाउट वॉर, तथा यह लक्ष्य बिना युद्ध के प्राप्त किया गया। ठीक है ना, यहां तक रखते हैं। आगे देखते हैं किस किस ने एक्सेप्ट की, क्या क्या किया, इसे कल करते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। मैं समझता हूं समझ में आ गई होगी सब्सिडाइज अलायंस क्या था। क्लियर है ना सबको? ईयर, हाँ जी, ईयर क्या था किसका? सहायक संधि का? 1798 से ही शुरू हो गई थी ये तो। 1798 से 1801, 1798 में सबसे पहले हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया इसे, क्योंकि उन्हें सब पीटते थे, मराठे भी मारते थे, हैदर अली भी, तो उन्होंने कहा भाई अब हमारे बस की नहीं पिटना, सबसे पहले उन्होंने साइन की। ओके सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।